गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 का बायोलॉजी। जिस बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन दी हुई होती है जो हमारे आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में भी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of tree. यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब रॉबर्ट हुक कॉर्क के एक स्लाइस पे एग्जामिन कर रहे थे तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखा हनीकॉम्ब जैसा। उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिखा किसके जैसा, हनीकॉम्ब जैसा, जिसमें काफ़ी सारे लिटिल कंपार्टमेंट थे, काफ़ी सारे लिटिल कंपार्टमेंट था। तो जो कॉर्क होता है वो क्या होता है? कॉर्क इज द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क इज द सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो बार्क ऑफ ट्री से प्राप्त की जाती है। दिस वाज ईयर 1665. This year is 1665 when Hooke made the chance observation through a self-designed microscope. 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक ने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप को बनाया और जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया, किसको ऑब्जर्व किया? कॉर्क को ऑब्जर्व किया। जिस कॉर्क पे उन्हें दिखा हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर जिसमें काफ़ी छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल। रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्स को क्या कहा? सेल। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। दिस मे हैव सीन टू बी वेरी small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist separate units. इसका मतलब है कि रॉबर्ट हुक ने बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम उन्होंने सेल्स रखा। सेल्स का मतलब होता है लिटिल रूम, क्योंकि सेल एक लैटिन लैंग्वेज है। तो ये बहुत ही पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ने ये बात सामने रखी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक छोटी छोटी सेपरेट यूनिट मतलब अलग अलग यूनिट से बनी होती है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि एक बहुत बड़ा सा जीव है लाइक एलिफेंट, हाथी। दिखने में कितना बड़ा एनिमल दिखता है कि नहीं? लेकिन उसकी हर बॉडी का हर एक पार्ट एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिसे हम सेल कहते हैं उससे बनी हुई है, जिसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। और हर एक सेल का खुद का एक स्ट्रक्चर होता है और खुद का एक अलग फंक्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि ये साइंस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव था, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, यहाँ पे ओनियन बल्ब की एक एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। हम इसकी कुछ और डिस्कवरीज के बारे में पहले पढ़ेंगे जो यहाँ पे एक बॉक्स में मोर टू नो में दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए क्या दिया गया है। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के स्लाइस में सेल्स का डिस्कवर किया 1665 पे, किस माइक्रोस्कोप से? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। उसके बाद आए लीवेनहुक 1674 में विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। दूसरा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आया, मतलब जो माइक्रोस्कोप से पहले बनाया गया था उसको इम्प्रूव करके नया माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया गया। उस माइक्रोस्कोप से लीवेनहुक थे उन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल का। उन्होंने किसका डिस्कवर किया? लिविंग सेल का। किसमें?
उन्होंने देखा उसको पॉन्ड वाटर में देखा, पहली बार उन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल का डिस्कवर किया। उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन 1831, जिन्होंने न्यूक्लियस, सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। फिर आए पुरकिंजे 1839, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्मा, जो क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो एक तरह का फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट, जिन्होंने सेल थ्योरी का डिस्कवर किया। देखिए यहाँ पे लिखा है सेल थ्योरी, उसके बाद आया सेल थ्योरी। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंट बाई टू बायोलॉजिस्ट, सेल्डन एंड स्वान। दो बायोलॉजिस्ट थे, सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन 1838 एंड स्वान 1839। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का डिस्कवरी किया और सेल थ्योरी में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को लिखा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, बर्चाओ। बर्चाओ 1855 में आए और उन्होंने सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन को जोड़ा और उन्होंने ये बात सामने लाई कि जो न्यू सेल्स अराइज होती है कहाँ से आती है, जो नई सेल बनती है वो कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो सेल पहले से ही प्रेजेंट है, पहले से ही एग्जिस्ट है, उस सेल से ही नई सेल का उत्पन्न होता है, नया सेल उत्पन्न होता है। उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, जिसके द्वारा हम सेल्स के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी आसानी से देख पाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। सेल्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है? द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस to the discovery of the microscopic world, it is not known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस के डिस्कवरी ने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिस्कवर किया। इट मीन्स सोचिए, अगर माइक्रोस्कोप नहीं कोई डिस्कवर करता, कोई माइक्रोस्कोप को नहीं बनाता, तो क्या हम कभी सेल्स को देख पाते, सेल के बारे में जान पाते? तो यहाँ पे ये कहा गया है जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, तो सूक्ष्म जीवों का जो दुनिया है, उस दुनिया का आविष्कार का मुख्य जो मुख्य आधार क्या है? मैग्नीफाइंग लेंस है। तो उसके द्वारा हम ये जान पाए कि एक सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल पूरे एक जीव का, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते, जैसे कि अमीबा का पूरा बॉडी सिर्फ एक सेल का बना होता है और हम अमीबा को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे कि अमीबा, क्लाइमाइडोमोनास, यहाँ पे अमीबा है, क्लाइमाइडोमोनास है। ये जो बैक्टीरिया, ये क्लाइमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, इन सब की बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी हुई होती है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मतलब यूनि मतलब सिंगल। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। अगर बहुत सारा सेल एक सिंगल बॉडी में ग्रुप हो जाए और एक सिंगल बॉडी का फॉर्मेशन करे, इट मीन्स 100,000 मिलियन सेल मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब होता है मेनी। जैसे कि फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट सामने आया कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से ही आता है, बनता है। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एक सिंगल सेल से ही बनता है। कैसे बनता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हम सेल कैसा दिखता है, उसका कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा देख लें। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई है।
आपको दिख रही होगी। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है। यहाँ पे स्मूथ सेल दिया गया है, यहाँ पे ब्लड सेल दिया गया है, यहाँ पे नर्व सेल दिया गया है, यहाँ पे ओवम दिया गया है, बोन सेल है, स्पर्म है, यहाँ पे फैट सेल है। देखिए इन सब का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट के सेल्स अलग अलग होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का सेल भी अलग अलग टाइप का होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेल के शेप के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेल के शेप और साइज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, द shape and size of cell are related to specific function they perform. Some cells like amoeba change its shapes. In some cases the cell shape could be more or less fixed. Peculiar particular type of cell. यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सेल होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर उसके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपना शेप चेंज करता है, जैसे कि अमीबा। इन सम केसेस कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सेल का खुद का एक पर्टिकुलर शेप होता है जो फिक्स होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। जैसे कि नर्व सेल अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका शेप सबसे अलग है। Each living cell has the capacity to perform criteria basic functions that are characteristic of all living forms. हर एक लिविंग सेल के पास कैपेसिटी होती है उसके खुद के कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने की। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस। तो लिविंग सेल ये बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करती है। तो बच्चों कैसे करती है ये हम आगे टॉपिक पे जानेंगे। तो ध्यान से आप अपने साथ एक नोट्स बना ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो बुक को रख लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए और थोड़ा एक हाइलाइटर ले लीजिए। जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रही है, जिसको मैं मार्क करती जा रही हूँ, उसको जो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आप भी अपने बुक पे पेंसिल या हाइलाइटर से मार्क करते चलिए। यहाँ पे लिखा गया है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लेबर का अलग अलग डिविजन्स होता है। इसका मतलब ये कहा गया है कि अलग अलग टाइप का सेल अलग अलग फंक्शन को करता है। सारे सेल सेम फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते, सबका काम अलग अलग होता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप्स के सेल को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। जैसे ब्लड सेल, अभी हमने आपको दिखाया कि ब्लड सेल का शेप कैसा होता है। यहाँ पे देखिए ये है ब्लड सेल, सॉरी ये बोन सेल है। ब्लड सेल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है ये ब्लड सेल। तो ब्लड सेल का शेप स्फेरिकल होता है। ये है नर्व सेल का साइज लेंथ में लंबा होता है, क्योंकि नर्व सेल को क्या काम होता है। नर्व सेल का काम होता है बॉडी का किसी भी पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। इसकी साइज इसीलिए लंबी होती है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को तेजी से पहुंचा सके। तो है ना, अलग अलग शेप और साइज के शेप जो सेल होता है उसका फंक्शन भी अलग अलग होता है, इसीलिए उन सेल्स का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स that different part of the human body perform different functions। इसका मतलब ये है जो ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट पार्ट होता है वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, ऑब्वियसली करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, इसका फंक्शन अलग होता है। हमारा स्टोमच है, इसका फंक्शन अलग होता है। हार्ट का फंक्शन अलग होता है, लंग्स का फंक्शन अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जाम्पल दी गई है, ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, स्टोमच टू डाइजेस्ट फूड, सो ऑन। और भी ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिसका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर, देखो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला ना, लेबर भी कामों का डिवीजन।
यहाँ पे भी काम को डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम नॉर्मल ह्यूमर्स करते हैं, ऐसे डॉक्टर का काम इलाज करना होता है और फार्मर का काम खेती करना होता है। ऐसे ही अलग अलग इंसान जो अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं उनका काम अलग अलग होता है। वैसे ही हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ है, सबका काम अलग अलग होता है। इस सेल has got certain specific component to known as cell organelles. एक सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। Each kind of cell organelles perform a special functions. हर एक जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है इसका खुद का एक स्पेशल फंक्शन होता है, such as making new material in the cell, clearing waste material from the cell and so on. कुछ ऑर्गेनेल्स नई चीज़ों को बनाने का काम करता है, कुछ ऑर्गेनेल्स से जो सेल के अंदर के वास्ट मटेरियल को साफ करने का काम करता है। A cell is able to live and perform all these functions because of this organelles. एक सेल लिविंग होता है, वो लाइफ के हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है इन्हीं ऑर्गेनेल्स के कारण। दिस ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल, और यही सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर एक सेल को बनाता है, इसको हम कहते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल किन चीज़ों से बनती है और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ़ वी स्टडी द सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस द 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट। अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें 3 फीचर्स देखने को मिलेगा। वो 3 फीचर ये है, एवरी सेल, हर एक सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मा होता है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. सेल के अंदर की जो भी एक्टिविटीज़ होती है और सेल इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन करता है, इसका मतलब सेल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स आती है या फिर सेल अपने अंदर से जो भी मटेरियल्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ करती है वो इन 3 चीज़ों पे ही डिपेंड है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो इन 3 चीज़ों का जो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का सबसे बाहरी कवरिंग होता है, सेल के सबसे ऊपर एक लेयर होता है, जिस लेयर का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, एक और बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कमेंट में लिखिए। आगे देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। यहाँ पे कहा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ये परमिट करता है, इसका मतलब वो परमिशन देता है कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आएगी और कौन सी चीज़ें सेल से बाहर जाएगी। ये देख रेख का काम कौन करता है? इस चीज़ का देख रेख करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। जो चीज़ें सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर आने की अनुमति देता है, और जो चीज़ें सेल के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल के लिए यूजफुल नहीं है, सेल के लिए हार्मफुल है, वो उन चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से बाहर निकाल देता है। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? आगे देखिए क्या लिखा गया है, इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द अदर मटेरियल्स। ये अलग अलग मटेरियल्स के मूवमेंट्स को भी रोकता है, प्रिवेंट करता है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों इसका नाम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है? सिलेक्टिवली मतलब होता है पहले सिलेक्ट करता है कौन सी मटेरियल अच्छी है और कौन सी मटेरियल सेल के लिए अच्छी नहीं है, फिर इसको परमिट करता है, फिर इसको परमिशन देता है, इसका मतलब परमिएबल। और ये मेम्ब्रेन है, एक तरह का लेयर है इसका, इसीलिए इसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है कि हाउ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। सेल के अंदर जो सब्सटेंस की मूवमेंट्स होती है वो कैसे काम करती है। हाउ द सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और कैसे सेल से बाहर सब्सटेंस बाहर जाती है, सेल से कैसे सब्सटेंसेस बाहर जाती है, जो सब्सटेंस सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब्सटेंस सेल से बाहर कैसे जाती है। यहाँ पे लिखा है some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. डिफ्यूजन की प्रोसेस, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आर पार। ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकल आती है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। We have studied the process of diffusion earlier chapters. We saw that spontaneous movement of the substance from a region of high concentration to region where its concentration is low. हम डिफ्यूजन की प्रोसेस को पहले अर्लियर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को अर्लियर चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इज कंसंट्रेशन इज लो। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज डिफ्यूजन, तो आप लोग बताना कि डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इज कंसंट्रेशन इज लो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट करो। ये है डिफ्यूजन का डिफिनेशन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस of spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to region where its concentration is low। मतलब होता है ये कि जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मात्रा है, अगर वो ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चली जाएगी, मूव हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर सेल के अंदर पानी की कमी हो गई और सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की एरिया में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर के पानी को सेल के अंदर आना अलाउ करेगा। तो इसका मतलब द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। आप लोग को समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। आगे देखिए क्या लिखा गया है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स व्हेन ऐसा ही कुछ सिमिलर सेल्स के अंदर भी होता है। सम सब्सटेंस लाइक CO2, कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे CO2 इज अ सेलुलर वास्ट एंड इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट आउट बाय द सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एक सेलुलर वास्ट होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का सेल के अंदर कोई काम नहीं होता, इसीलिए इसको सेल से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो एक्युमुलेट इन हाई, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर हाई हो जाती है तो क्या होता है कि ये सेल से बाहर निकल आती है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे लिखा गया है इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो इज कंपेयर टू द इनसाइड द सेल एज सुन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सेल CO2 मूव आउट द सेल। इसका मतलब है जब सेल के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और सेल के बाहर के इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल के अंदर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कब होगी, तो सेल के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकल आएगा। मतलब सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है। और डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर का ऑक्सीजन सेल से बाहर निकल आएगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। सिमिलरली ऐसे ही ऑक्सीजन भी सेल के अंदर इंटर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर जब सेल का अंदर का जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी, मान लो कि सेल एनर्जी फॉर्मेशन कर रही है ऑक्सीजन की हेल्प से और एनर्जी बन गया, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो सेल के अंदर कम हो गई, तो सेल
सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, बाहर की इन्वायरमेंट से। तो इसका मतलब सेल के अंदर जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन तो सेल के अकॉर्डिंग उसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा। तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट सेल के अंदर चला आएगा, फिर सेल अपना एनर्जी फॉर्मेशन शुरू करेगा। तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में सिर्फ गैस का ही एक्सचेंज होता है। ये याद रखना आप लोग कि डिफ्यूजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। डिफ्यूजन के प्रोसेस में सिर्फ गैसियस एक्सचेंज ही होता है। और आगे पढ़ेंगे कि ऐसे ही एक और लॉ है, डिफ्यूजन की तरह एक और लॉ है, जिस लॉ को बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के प्रोसेस में तो गैसियस एक्सचेंज होता है। अब बचा लिक्विड भी तो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विड का मूवमेंट किस प्रोसेस के थ्रू होता है, लिक्विड का मूवमेंट ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी सेम टू सेम डिफ्यूजन के प्रोसेस के जैसा ही होता है। इसमें भी हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लो कॉन्सेंट्रेशन ही मूव होती है। इसके बाद ये पोर्शन हम पढ़ाएंगे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए हैव अ ब्यूटीफुल डे। और आज आप जितना पढ़ाया है इस पेजेस को रिवाइज ज़रूर कीजिए और खुद से इसके नोट बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कीजिए और उन पॉइंट्स को लर्न कीजिए। न्यूक्लियस का डिस्कवर किन्होंने किया, रोबोट किस टाइप के सेल का डिस्कवर किए, लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्रोटोप्लाज्मा का डिस्कवर किसने किया, सेल थ्योरी का डिस्कवर किसने किया। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लर्न कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।